जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। और आज हम बता दें कि हम एडीओ की एक क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी की संपूर्ण क्लास करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और एडीओ में जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं या पिछले 2012 और 2017 के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, उसी पैटर्न पर हम पूरी क्लास एकदम डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, हमारी क्लास कैसे होगी, हम थोड़ा उसका ओवरव्यू देख लें। हिंदी की क्लास करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी की जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसको टॉपिक वाइज को पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका एक एमसीक्यू लगाएंगे। जैसे क्या हुआ, जैसे आज हम कर रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, आज हम वर्णमाला कर रहे हैं। वर्णमाला करने के बाद है ना, इसका 2 या 3 क्लास होगा। ठीक है, हर क्लास एक आधे घंटे का होगा। वर्णमाला में वर्णमाला का हिंदी का हम जो क्लास करेंगे, याद रखिएगा, हिंदी ना, हिंदी का जो क्लास होगा वो अधिकतम आपका 20 से 25 मिनट का होगा। ठीक है, 20 से 25 मिनट का होगा। और वर्णमाला की जो क्लास है, एक चैप्टर, वर्णमाला हो या कोई हो, एक चैप्टर लगभग 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे हमारा थ्योरी क्लास, उसके बाद हम लगाएंगे एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में क्या रहेगा, तो एमसीक्यू में हमें लाएंगे कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो व्यापम में पूछे गए हो या अन्य विभागीय में पूछे गए हो, हम सभी का एक एमसीक्यू लगाएंगे। लगभग एक चैप्टर से 150 एमसीक्यू होगा। ठीक है, एक चैप्टर से लगभग 150 एमसीक्यू होगा। जैसे वर्णमाला खत्म करेंगे तो वर्णमाला का लगभग 150 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा कि एग्जाम में हमको बहुत अच्छे से आंसर लगाने में सफलता होगी। इसके बाद हम जो यूपी के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, उसका भी हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो सबसे पहले आज का हम क्लास शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्ण चिन्ह, वर्णों आब्लिक लिपि, है ना, चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट यही से एक पूछ देता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण वर्ण बाद में पढ़ेंगे कि वर्ण और लिपि चिन्ह क्या है। तो वर्ण या फिर लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह मतलब जो उसके क्रम में, जैसे आ ई ई क ख ग घ, इस प्रकार इन सभी के व्यवस्थित समूह को हम एक वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे, अ से, है ना, अ से हमको यहाँ कहाँ जाना है, आहा तक जाना है। ठीक है, इसके बाद क से हमको जाना है ज्ञा तक, क से हमको ज्ञा तक जाना है यहाँ पे। इस प्रकार तो ये हमारा वर्णों का एक व्यवस्थित समूह हो गया। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम हिंदी के बारे में कुछ टॉपिक्स जान लें। ठीक है, टॉपिक्स जान लें। जो हमारी हिंदी है वे वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, हिंदी है जो हम हमारी वैज्ञानिक लिपि है। क्या चीज है, हिंदी एक वैज्ञानिक लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, हिंदी एक वैज्ञानिक लिपि है और इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। कुछ कुछ बातें इसको जान लीजिए। आज के बाद हम वर्ण और लिपि चिन्ह की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी जो हम लिखते हैं, है ना, जो हमको लिपि, अब देखिए वर्ण और लिपि में अंतर देखिए। वर्ण जैसे मैंने लिखा अ, तो ये हमारा वर्ण हो गया। ठीक है, वर्ण हो गया। और लिपि चिन्ह का मतलब है कि हम जो मुंह से साउंड निकाल रहे हैं, अ का, क का, ख का, ये क, ख और ये ग, ये हमारे मुख से आवाज जो निकल रही है ना, ये है अ क ख ग, ये होता है हमारे वर्ण। ठीक है, लेकिन हम हमारे मुख से जो आवाज निकल रही है उसे किसी न किसी लिपि चिन्ह के द्वारा उसको दर्शाना है। ठीक है, जैसे हमने अ बोला तो हमने अ को किस इस प्रकार लिखा, क बोला तो क को किस इस प्रकार लिखा। हमारे मुख से अगर ख की ध्वनि आई तो हमने ख को इस प्रकार लिखा, ग की ध्वनि आई तो ग को इस प्रकार लिखा। उसी प्रकार यदि हम इंग्लिश में ए बोलते हैं तो ए को हम किस इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। बी बोलते हैं तो बी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को लिपि बोला जाता है। यदि हमारे मुख से जो ध्वनियां बाहर आ रही हैं उनको लिखते कैसे हैं या फिर उनको एक चिन्ह प्रदान करना है तो उसको हम लिपि चिन्ह कहते हैं। मतलब इतने को हम लिपि चिन्ह कहेंगे। और ये भी हमारा लिपि चिन्ह है, लेकिन इसका नाम अलग हो जाएगा। कैसे, ये बताऊंगा, है ना। ये है हमारा लिपि चिन्ह। ठीक है,
लिपि चिन्ह, ये हमारे लिपि चिन्ह है, ठीक है, ये लिपि चिन्ह है। अब लिपि चिन्ह अलग अलग है, क्योंकि यदि हम इंग्लिश में ABCD लिखते हैं तो ये हमारे रोमन है, ठीक है, ये हमारे रोमन लिपि चिन्ह है। उसी प्रकार यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी के देवनागरी लिपि है ये, ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी का कोई अलग सी लिपि नहीं है। जो जो संस्कृत में लिखा जाता था, है ना, जो जो संस्कृत के शब्दों को या फिर संस्कृत के भाषा को लिखने के लिए जो लिपि चिन्ह यूज किया जाता है उसको हम देवनागरी कहते हैं, और देवनागरी का भी उपयोग हम हिंदी लिखने के लिए करते हैं, ठीक है, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, इस प्रकार देवनागरी। गलत हो गया, फिर से लिख देता हूं मैं, देवनागरी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, वर्ण, अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वर्ण और लिपि में अंतर क्या है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा, याद रखिएगा, हम इसको हमेशा प्रूफ कर सकते हैं ना, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, हम उसको प्रूफ करेंगे। और ये अ क ख ग हमारे मुख से जो साउंड निकल रहा है उसको हम कहते हैं वर्ण, और उसको लिखने के लिए जो हम आकृति यूज करते हैं, इसको आकृति बोल सकते हैं या लिपि चिन्ह ही बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं लिपि चिन्ह, और उस लिपि चिन्ह का नाम है देवनागरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्ण। अब हमको यहाँ अंतर समझ आएगा कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है और अक्षर क्या होता है। इसको ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में यहीं से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में यहीं से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबसे पहले वर्ण देखिए, हमारे मुख से जो शब्द निकला, जैसे हमारे मुख से निकला क, तो ये क हमारा, हाँ ये तो हमारे मुख से निकला, तो ये है हमारा वर्ण। लेकिन हमारे जो मुख से साउंड निकला है उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। और जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है उसको हम मौखिक वर्ण कहते हैं। ये केवल यदि हम बोल दें क तो वो मौखिक ध्वनि है ना। यदि उसको लिख के बता दिए इस प्रकार क को, तो वो हमारा वर्ण हो गया। क्या कहा मैंने, यदि किसी वर्ण को यदि हमने हमारे मुख से ध्वनि बस निकला, मात्र ध्वनि निकला, अभी हम बस बोल रहे हैं, लिखे नहीं है, तो हो जाएगा हमारा मौखिक वर्ण। देखिए ये हो जाएगा हमारा मौखिक वर्ण। लेकिन इसी मौखिक वर्ण को ना, इसी मौखिक वर्ण को यदि किसी आकृति प्रदान कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया अ आ, ठीक है, यदि इस प्रकार हमने इसको आकृति प्रदान कर दिया तो ये वर्ण बन जाएगा। लेकिन जब तक वो हमारे मुख में है, ध्वनि के रूप में बाहर जा रहा है, कोई सामने वाला उसको सुन रहा है, तो वो है वो ध्वनि। और ध्वनि को हम मौखिक वर्ण भी बोल देते हैं, या फिर वर्ण का वो मौखिक रूप है। अभी क्वेश्चन में आ गया कि मौखिक वर्ण क्या चीज है, ठीक है, मौखिक वर्ण क्या चीज है, तो आपको बताना होगा कि मौखिक वर्ण है जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं वो मौखिक वर्ण है। जैसे अ आ ई क ख ग घ अंगा, ये सब हमारे मौखिक वर्ण है, ठीक है। यदि हमने जब तक उसको नहीं लिखा है तब तक ये हमारे मौखिक वर्ण है, ठीक है। जब तक हम इसको नहीं लिखते हैं तब तक ये हमारे मौखिक वर्ण है। यदि हम बोल के बता रहे हैं इसका मतलब वो मौखिक वर्ण है, लिख के बता रहे हैं इसका मतलब वो है लिखित रूप है, और उसको हम वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है हमारे मुख से जो बाहर आ रही है ध्वनि, यदि हम उसको लिख देते हैं तो वो बन जाता है वर्ण, ठीक है। लिख देते हैं तो वर्ण बन जाता है, यदि नहीं लिखते हैं तो मात्र वो ध्वनि कहलाएगा। और इसी को हम मौखिक वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौखिक वर्ण। इसी को हम मौखिक वर्ण के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने इसका लिपि देख लिया था, है ना। जो इंग्लिश है उसको रोमन में लिखते हैं, और जो हिंदी है उसे हम देवनागरी भाषा में लिखते हैं। दूसरी बात यहाँ देख लीजिए, वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वर्ण है ना, जो ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है उसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये मैंने अ लिख दिया, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। और यदि हमारे मुख से क का व्यंजन है ना, क ध्वनि आती है जिसको व्यंजन बोलते हैं, तो क को लगभग सिंपली हम ऐसा लिखते हैं, क और नीचे हलंत। इसी प्रकार हम जितने भी व्यंजन लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगा के ऐसे लिखेंगे, इसके भी टुकड़े नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने यहाँ केवल आपको वर्ण गलत बता दिया था, यहाँ पे मुझे हलंत लगाना चाहिए था। क्यों हलंत लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इस बात को पढ़िए, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हम उसी को वर्ण बोलते हैं। लेकिन यदि मैं क, इस क की बात करूं,
ना। इस क की बात करो तो इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखिए, आगे मैं इसको बताऊंगा, है ना। यदि आपको समझ में आए तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आगे हम इसको और चर्चा करेंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, क प्लस अ, ठीक है। तो मैं इस क को तोड़ सकता हूं, तो ये हमारा वर्ण नहीं है, ये हमारा अक्षर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा अक्षर बन जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि का वर्ण क्या होगा, तो व्यंजन, सारे व्यंजन वर्ण होंगे, सारे स्वर वर्ण होंगे, उसके बाद जो अम और आह की मात्रा है वो भी हमारे वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। ध्वनि क्या होगा ये बता दिया। मौखिक जो हमारे मुख से निकलता है, जब तक हमने उसको किसी आकृति प्रदान नहीं किया है उस ध्वनि को, तो वो हमारा मौखिक वर्ण कहलाता है। अब हम चलते हैं अक्षर के पास कि अक्षर क्या होता है। वर्ण में जब स्वर जुड़ता है, ठीक है, वर्ण में जब स्वर जुड़ता है तब वो अक्षर बनता है, ठीक है। वर्ण में जब स्वर जुड़ता है तब वो अक्षर कहलाता है। जैसे ये देखिए, अक्षर क्या होगा, स्वर और वर्ण, स्वर जो है ना, वर्ण और अक्षर दोनों है, ठीक है। ये हमने अ लिखी है, ये अ, इसको तो हम और तोड़ नहीं सकते, है ना, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। ये हमारा अक्षर भी है और ये हमारा वर्ण भी है। उसी प्रकार यदि मैं क की बात करूं ना, इस क की बात करूं तो ये हमारा अक्षर है, ठीक है, वर्ण नहीं है, याद रखिएगा। ये हमारा अक्षर है, वर्ण नहीं है। वर्ण बोलूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने वर्ण कहा तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्षर क्या हो गया, वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है, वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है। स्वर कैसे जुड़ेगा, जैसे मैंने एक यहाँ पे ग लिख लेता हूँ, ये ग है, ये मेरा ग है। यदि इसमें मैं अ की मात्रा लगा दिया, बड़े आ लगा दिया, छोटे आ, जो भी आप स्वर लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा, उसके बाद ये बन जाएगा ग। अब मैं इसको बोलूंगा अक्षर, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं अक्षर। तो एक क्वेश्चन आता है कि वर्ण का मूल क्या चीज है ना। तो अक्षर, शब्द, ध्वनि, वर्ण, इस प्रकार के ऑप्शन में रहेंगे, तो आप उसमें वर्ण ऑप्शन लेना है, ठीक है। अब हम शब्द की बात करते हैं। हमने अक्षर देख लिया, अब शब्द देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं। वर्ण और ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। वर्ण और ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। हम अब यहाँ देख लेते हैं क्या कहा हमने, वर्ण और ध्वनि को, चाहे वर्ण हो या ध्वनि हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया राम, तो ये सार्थक समूह हुआ ना, तो ये मेरा शब्द बन गया, तो ये मेरा शब्द बन गया, ठीक है। उसी प्रकार मैंने और किसी का नाम लिख दिया, जैसे सीता, लेकिन याद रखिएगा आप जो भी वर्ण मिलाएंगे वो उनका मीनिंग सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। जो हमारे हिंदी में जितने भी प्रचलित शब्द हैं, ठीक है, उन्हीं को आप शब्द कह सकते हैं। कुछ भी अलग मिला के जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको हम शब्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण, है ना, ये सबसे छोटी इकाई है, वर्ण या ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि के बाद बनता है हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर। अक्षर के बाद बनता है शब्द, ठीक है, और शब्द के बाद बनेगा वाक्य, ठीक है, शब्द के बाद बनेगा वाक्य। थोड़ा सा इसका उदाहरण देखिए क्या, इसका थोड़ा सा हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वर्ण कहा मैंने, तो वर्ण हो गया मेरे पास र या फिर अ, है ना, ये मेरा अक्षर हो गया। अब अक्षर क्या क्या होगा, तो सारे स्वर स्वयं अक्षर होते हैं, और व्यंजन में यदि हम स्वर मिला दे तो वो अक्षर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हलंत वाला यहाँ पूरा आ गया। अब इसी को हम मिला देते हैं, स्वर और वर्ण को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा शब्द, ये शब्द हो गया। अब एक से अधिक शब्द को जोड़ दिया जाए तो वो वाक्य बन जाता है, जैसे राम जाता है, राम जाता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया आपका वाक्य बन गया, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब हमको देखना है, देखिए
वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, मौखिक क्या होता है। ये यदि क्वेश्चन ने पूछ दिया कि मौखिक ध्वनि किसे कहते हैं, है ना, तो वो कभी भी आपको ऑप्शन इस प्रकार नहीं देगा, आ का खा नहीं देगा, वो आपको सेंटेंस में लिख के देगा कि ध्वनि का वह रूप जो मात्र बोला गया है, या फिर जो मुख से निकलने वाली हवा को हम ध्वनि कहते हैं, या मौखिक स्वर कहते हैं, या मौखिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। या जब तक उन्हें कोई लिपि चिन्ह प्रदान नहीं किया गया है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब तक कोई लिपि चिन्ह प्रदान नहीं किया गया है, तब तक हम उसको मौखिक वर्ण ही कहेंगे, ठीक है, मौखिक वर्ण ही कहेंगे। अब चलिए हम यहाँ समझ लेते हैं, अब वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे ये वहां पे मैं एक साइड वर्ण लिखता हूँ और एक साइड लिखता हूँ ध्वनि, ठीक है, एक साइड लिखता हूं मैं ध्वनि। अब इसमें आपको बताना है कि ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ, वर्ण जो है वो हमारा लिखित होता है, ठीक है, वर्ण जो है लिखित होता है, जबकि ध्वनि जो है वो मौखिक होता है, ठीक है, वर्ण जो है वो मौखिक होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि हमारे वर्ण कितने प्रकार के हैं, हमारे पास वर्ण क्या है और कितने हैं हमारे पास वर्ण है। वर्ण के प्रकार हमारे पास दो ही प्रकार के वर्ण हैं, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है कि वर्ण की परिभाषा में वर्ण के प्रकार में तीन होने चाहिए थे, है ना, तीन होने चाहिए थे, उसको हम बोलेंगे अयोगवा। याद रखिएगा मैं इसको अपने तर्क के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, पुस्तक में या कहीं भी गवर्नमेंट की डाटा में फिलहाल अयोगवा को अलग से नहीं बताया गया है ना, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों से अलग होता है अयोगवा, है ना, न तो वो स्वर जैसा है और न ही व्यंजन जैसा है। लेकिन अभी तक हिंदी के जो बुक्स हैं या फिर जो ग्रामर्स हैं उसमें अयोगवा को अभी भी स्वर के साथ ही दिखाया जाता है, स्वर से अलग नहीं दिखाया जाता है। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि ये अयोगवा को भी अलग होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों को हम वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने का मतलब क्या है ना, अभी हमने पढ़ा है कि मौखिक स्वर अभी पढ़ा है ना, वैसे स्वर जिनका वैसे वर्ण जो मौखिक रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो वर्ण मिलते हैं, स्वर और व्यंजन, तो ये हमारे मुख बना लेते हैं, है ना। वैसे तो मुझे मुख बनाना आता नहीं है, अब देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ बोलेंगे तो यहाँ जैसी हम कुछ ध्वनियां निकालते हैं तो कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जो, देखिए ध्वनि का मतलब क्या है, हमारे मुख से हवा निकलना, है ना। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु का एक प्रेशर जनरेट होके बाहर आता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि मान लेता हूँ यहाँ से हवा निकल रहा है ना, ये हवा निकल रहा है, बोलने पर मेरे मुख से हवा निकल रहा है, ये दांत बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, बोलने पर मुख से हवा निकल रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मुख में कहीं भी घर्षण नहीं करता, या वो हवा हमारे मुख में कहीं भी नहीं टकराता, समझ में आ रहा है। वैसी शब्द या वैसी ध्वनियां जिसको बोलने पर जो हमारे मुख से, है ना, हमारे कंठ स्वर से, जिसको लैरिंक्स फेरिंक्स बोलते हैं, यहाँ पे रहता है नीचे में, यदि उसको बोलने पर हमारे मुख में वो हवा कहीं भी नहीं टकराए, सीधा बाहर आ जाए वायुमंडल में, ठीक है, सीधा वो बाहर हमारे मुख से बाहर आ जाए, तो वैसे स्वर और वैसे ध्वनियों को हम कहते हैं स्वर, ठीक है, वैसे ध्वनियों और वैसे स्वरों को, वैसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहा मैंने, कुछ हमारे गले के नीचे एक स्वर यंत्र है, वहां से स्वर जनरेट होता है, वहीं से हवा का प्रेशर निकलता है, वहां से जो हवा प्रेशर, देखिए मैं यहाँ बना भी देता हूँ ऐसे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे रहता है ना, यहाँ से एयर प्रेशर जनरेट होता है। क्या कहा था मैंने, यहाँ से कुछ एयर प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ से एयर प्रेशर जनरेट होता है, जैसे यहाँ से एयर निकलेगा तो ये सीधा ऐसे घूम के हमारे मुख से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये मुख से बाहर आ जाएगा, ये हमारे मुख के जीभ, दांत, होठ, है ना, जिह्वा या मूर्धा, तालु, ये कहीं भी नहीं टकराता हमारे मुख में, तो वैसे ध्वनियां या वैसे वर्ण स्वर कहलाते हैं,
ठीक है, वैसे वर्ण और ये वैसे ध्वनियां हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यही बोल सकते हैं कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। देखिए, आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आपका आगे आपका क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। यही बोला जा रहा है कि स्वर स्वतंत्र, अब लास्ट बोला जाएगा कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो कुछ देख, हर आवाज के लिए, हर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमको एयर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। और एयर प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है? तो यहाँ से जनरेट होता है, हमारे गर्दन के नीचे रहता है ये वाला। यदि कैमरे में दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से जो एयर जनरेट होगा वो सीधे मुख से बाहर आ गया, बिना दांत, होठ, जीभ या मूर्धा या तालू से बिना टकराए, है ना, बिना टकराए यदि वो बाहर आ गया तब की स्थिति में हम उनको स्वर कहेंगे। और हमारे पास स्वर कितने हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये होता है स्वर। और यदि मैं आप किसी और रंग से ले लेता हूं, और के लिए यदि, है ना, यदि कहा मैंने, यदि यहाँ से जो एयर जनरेट हुआ और वो जाते जाते किसी से टकरा गया, कभी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दांत में, कभी होठ में, उसके बाद बाहर निकलता। देखिए, हवा निकलेगा जरूर, जब तक मुख से हवा नहीं निकलेगा आपको साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कुछ स्वर या फिर सॉरी कुछ वर्ण ऐसे हैं, ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो, ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो मुख से कहीं ना कहीं टकरा के बाहर आते हैं। तो ऐसे वर्ण को हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ऐसे वर्णों को हम संज्ञा, वैसे वर्णों की संज्ञा दी जाती है व्यंजन की। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जो कंठ से जो हवा जनरेट होता है यदि मुख से बिना रुके अबाध गति से बाहर निकल गया तो वो स्वर कहलाएगा। यदि वो मुख विवर में कहीं भी टकरा गया, है ना, टकराने के बाद वो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, तब हम उसको कहते हैं व्यंजन। ठीक है, अब टकराएगा इसका मतलब ये है कि वो स्वयं, तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति यदि टकराता है, टकरा कर अगर गिर जाता है तो क्या वो स्वयं उठ पाता है? नहीं उठ पाता है। उसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन की जो व्यंजन है कैसे प्रोड्यूस होता है? हवा कहीं ना कहीं टकराती है, उसके बाद प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब वो गिर रहा है तो उसको उठाने के लिए कोई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इस व्यंजन को दोबारा उठने के लिए या स्वर प्रोड्यूस करने के लिए, क्या कहा मैंने, व्यंजन को उठने के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्वर की आवश्यकता होती है। बेसिक आप यही क्लियर कर लीजिएगा, बाकी आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, कुछ शब्द या कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बिना टकराए बाहर आते हैं, मतलब गिरते ही नहीं है, वो फ्री बाहर आ जाते हैं, वो स्वर है। उसको उच्चारण करने के लिए, वैसे वर्णों का उच्चारण के लिए हमें और किसी वर्णों की आवश्यकता या किसी और ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कर्ण से एयर प्रेशर जनरेट हुआ। देखिए, कर्ण से एयर प्रेशर जनरेट हुआ और ये कहीं ना कहीं टकरा गया, दांत में टकरा गया, मूर्धा में टकरा गया, होठ में टकरा गया, जीभ में टकरा गया, उसके बाद बाहर आएगा। अब बाहर आना है तो जो टकरा कर गिरा हुआ व्यक्ति या फिर टकरा कर गिरा हुआ स्वर या वर्ण स्वयं नहीं उठ सकता, उसे स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि व्यंजन जो है टकराता है, गिरता है, अब उसको उठने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। मतलब व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। ठीक है, व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। ठीक है, इसको उठने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जबकि स्वर जो है सीधा निकल जाता है, वो कहीं भी नहीं टकराता है, तो उसको इसी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, हमने वर्ण देखा, स्वर देखा, व्यंजन देखा। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्वर की परिभाषाएं क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्ण स्वर क्या होता है, स्वर को कैसे भाग में बांटा गया और क्या चीज है स्वर। ठीक है, तो हम यहाँ स्वर की परिभाषा देखने वाले हैं। महर्षि पतंजलि ने स्वर की क्या परिभाषा दी? देखिए, क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के व्यापम परीक्षा में कभी कभी व्यापम या फिर पीएससी में ये परिभाषाएं पूछ दी जाती है कि कौन सी परिभाषा किन महान व्यक्तियों द्वारा बोली गई है। तो सबसे पहला हमारा आता है स्वर, पतंजलि द्वारा, स्वयं राजन्ते स्वरा अंगवा भवति व्यंजन मिति। ये एक संस्कृत का शब्द है, ये महर्षि पतंजलि द्वारा कहा गया है। उसके बाद कहा गया देवी शंकर द्विवेदी द्वारा।
वे ध्वनियां, ठीक है, याद रखिएगा, अभी जो पढ़ाया बस वही आएगा। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा, मतलब वही है जो हमारे एयर जो फेफड़ा में आता है, फेफड़ा में आने के बाद वो कंठ में आता है, कंठ के बाद बाहर आ जाता है, ठीक है। फेफड़ों से आने वाली वायु मुख विवर से अबाध, अबाध मतलब बिना रोक टोक के, ठीक है, अबाध गति से प्रवाहित हो जाती है और वायु मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और विक्षोभ नहीं होता, उसको हम स्वर, देखिए याद रखिएगा, हम परिभाषा किसका कर रहे हैं, हम यहाँ स्वर की परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ स्वर की परिभाषा देख रहे हैं। तो अबाध और ये देखिए बाधा और विक्षोभ नहीं होता, मतलब ऐसी हवा जो बाहर निकलते समय किसी भी प्रकार के आबाद का सामना नहीं करता, सीधे निकल जाता है। देवेंद्रनाथ शर्मा का क्या कहना है, ये देखिए, देवेंद्रनाथ शर्मा का कहना है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय निश्वास, मतलब हमारे निश्वास मतलब बाहर की जो वायु है, मुख से जो वायु बाहर निकल रही है, ठीक है, में कोई अवरोध नहीं होता, ठीक है, वो स्वर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाश्रित वर्ण को हम स्वर कहते हैं। स्वधन आश्रित, देखिए जो अपने में ही आश्रित है, स्वाश्रित का यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है स्व प्लस आश्रित, मतलब जो अपने में आश्रित है उसको कहा जाता है स्वर। अब देखते हैं व्यंजन, स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये व्यंजन की परिभाषा है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से हम उसको बोल नहीं सकते क्योंकि वो मुख विवर से निकलते समय कहीं से टकरा के गिर जाता है, उठाने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए वो कहा जाता है, उनको व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिएगा, हम जो ऑडियो की क्लास शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद सारे क्लास आपको फ्री में मिलेंगे, कोई एक पैसा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हम सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितने भी वीडियो के टॉपिक्स हैं या वार्डन के, वो सारे फ्री होंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।